हेलो स्टूडेंट्स। आज लंबे समय बाद हम एक बार पुनः अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलसिले को शुरू करते हुए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत में निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों पर। देखिए, आपको इस स्लाइड में जो मोटे-मोटे सवाल हैं उनको आपको देखना है। पहला सवाल यहाँ से बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका उत्तर बनता है भाग 15 में। दूसरा सवाल बनता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन और निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें उत्तर बनेगा अनुच्छेद 324 से 329 तक। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख बेसिकली 15वें भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके अलावा निर्वाचन के संबंध में अपनी संसद ने भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और इसके अलावा जिस किसी विशेष चुनाव को करवाना होता है उससे संबंधित दिशा निर्देश और अधिनियम जो है वो भारतीय संसद ने पारित कर रखे हैं, जो कि अपने सिलेबस में नहीं होते हैं। आज अपन निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उनको संविधान के भाग 15 में या अनुच्छेद 324 से 329 तक जो प्रावधान दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 324 में जो बात कही गई है वो निर्वाचन के अधिक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। इसका मतलब क्या है? भारत में जितने भी चुनाव होंगे उनका सुपरविजन, उनका डायरेक्शन और उनका कंट्रोल जो है, ये तीनों शब्द आप ध्यान में रखेंगे। निर्वाचन आयोग के पास अधिक्षण, नियंत्रण और नियंत्रण की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? भारत के निर्वाचन आयोग में निहित होगी। तो ये पहला जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 में है। आगे अपन देखेंगे कि आर्टिकल 324 को 6 उप अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है। तो देखिए, आप एग्जाम के हिसाब से जैसे छोटे लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको इसमें मोटी-मोटी चीजें देखनी होती हैं, लेकिन जब आरएस या आईएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की अपन बात करते हैं, नेट सेट जैसी परीक्षाओं की बात करते हैं, तो अपने को थोड़ा सा अंदर जाके इसको देखना होता है। तो देखिए, आर्टिकल 324 के जो 6 उप अनुच्छेद हैं या क्लॉज हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 324 के क्लॉज 1 में जो बात कही गई है वो अधिक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे सिंपली आपसे 324 से लेकर 329 तक के 324, 25, 26, 27 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मोटे-मोटे आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। लेकिन यही बात आपको यदि ये जैसे सिंपल ये दे दिया कि निर्वाचन आयोग के अधिक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है, तो मोटे तौर पर इसका उत्तर होगा आर्टिकल 324। लेकिन जब निर्वाचन आयोग में इन शक्तियों के निहित किए जाने के संबंध में चारों ही ऑप्शन आर्टिकल 324 के उपअनुच्छेदों के साथ हों, जैसे अनुच्छेद 324(1), अनुच्छेद 324(2), 324(3), 324(4) ऐसे दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यदि ये सवाल पूछा जाता है कि अधिक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, ये प्रावधान है, तो मोटे तौर पर आर्टिकल 324 में, और माइनर लेवल पे ये पूछा जाए तो आर्टिकल 324 के क्लॉज 1 में, या आर्टिकल 324 उपअनुच्छेद 1 में ये चर्चा की गई है। अब देखो, इसमें दूसरा अगला जो सवाल बनता है, देखो, किन निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। देखो, निर्वाचक नामावली मतदाताओं की सूची तैयार करना तथा उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। ये यहाँ नहीं गलत है, निहित किया गया है। आप ये शब्द पढ़ेंगे, यहाँ निहित किया गया है। तो देखो, भारत का निर्वाचन आयोग कौन-कौन से चुनाव, तो देखो, अपनी संसद के दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के चुनाव, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, जिसमें यदि किसी राज्य में केवल एक सदन है तो विधानसभा और दोनों सदन है तो विधानसभा और विधान परिषद, तो संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव। इसके अलावा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो चुनाव होते हैं, ये सारे चुनाव जो हैं करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत के निर्वाचन आयोग की है। कहने का मतलब, इन पार्लियामेंट के दोनों सदनों के, राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों के जैसी स्थिति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करना और इन सभी चुनावों का अधिक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? भारत के निर्वाचन आयोग की है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, मूल संविधान के अनुच्छेद 324(1) में संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उत्पन्न विवादों एवं संदेहों पर निर्णय के लिए निर्वाचन आयोग को निर्वाचन न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति दी गई थी।
ले अब देखिए इसमें पहली बात देखिए, ये मूल संविधान मीन्स 1950 में अनुच्छेद 324(1) में ये बात थी कि पार्लियामेंट जो है वो राज्य विधानमंडल और संसद के सदनों के चुनाव के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है या इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या संदेह उत्पन्न होता है, तो उसको डिसाइड करने के लिए या उस पर निर्णय लेने के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण का गठन कर सकती थी। ये बात अपने मूल संविधान में मीन्स 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके अनुच्छेद 324(1) में थी। लेकिन इस बात को आर्टिकल 324 के क्लॉज 1 से 1966 में 19वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। अब एक खास बात और देखेंगे, देखिए यहाँ मैंने संसद के दोनों सदनों के और राज्य विधानमंडल के सदनों के चुनावों की जो स्थिति है उस पर निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति संसद को है। लेकिन यहाँ देखो मूल संविधान में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों पर यदि किसी प्रकार का विवाद एवं संदेह उत्पन्न होता है तो इस संबंध में संसद को निर्वाचन न्यायाधिकरण का गठन करने की शक्ति नहीं थी। तो पहली बात तो देखो मूल संविधान में निर्वाचक न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति किसको थी? संसद को थी। कहाँ थी? अनुच्छेद 324(1) में थी। किन मामलों में निर्वाचन न्यायाधिकरण का गठन कर सकती थी संसद? तो इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में यदि कोई विवाद या डाउट उत्पन्न होता है उसको निर्धारित करने के लिए। लेकिन आज की डेट में संसद के पास निर्वाचन न्यायाधिकरण के गठन की कोई शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 19वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करने की ये शक्ति जो है वो समाप्त कर दी गई है। अर्थात ये शक्ति मूल संविधान में थी लेकिन आज नहीं है। तो पार्लियामेंट की अनुच्छेद 324(1) से निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करने की जो शक्ति है वो कब समाप्त की गई? 19वें संविधान संशोधन द्वारा 1966 में की गई। दूसरी बात, यहाँ देखो इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानमंडलों के और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन यहाँ देखो ये निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति है वो केवल किस मामले में? संसद और विधानमंडलों के मामले में। कहने का मतलब ये जो दूसरा पार्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति संसद को न तो मूल संविधान में थी और न आज है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए तो यही बात इसमें लिखी, ये शक्ति मूल संविधान में संसद एवं राज्य विधानमंडल के विवादों एवं संदेहों के संबंध में ही निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करने की थी, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नहीं थी। ये हो गया। तो आर्टिकल 324(1) में पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से चुनाव करवाएगा या कौन से चुनाव के संबंध में नामावली तैयार करने का तथा कौन से चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। तो ये इसमें अनुच्छेद 324(1) में अपन ने डिस्कस किया है। दूसरा अनुच्छेद 324(2) देखिए, इसमें निर्वाचन आयोग का गठन दिया गया है। तो इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 324(2) में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 324(1) में ये बताया गया है कि कौन से चुनावों की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है, और मूल संविधान में जो निर्वाचन न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति थी वो अब समाप्त हो गई है। तो अभी केवल यही बात बची हुई है इसमें। अनुच्छेद 324(2) में अपने सामने निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो कैसे किया जाएगा? तो देखो भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतनी संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्तों से निर्मित होता है जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए मेन चीज क्या है इसमें, देखो अपने निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या जो है वो फिक्स नहीं है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होगी ये निर्वाचन आयोग के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए कौन डिसाइड करेगा? इनकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, मतलब चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात हो, इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन राष्ट्रपति इन नियुक्तियों के संबंध में किस बात का ध्यान रखेगा? तो देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में यदि संसद ने किसी प्रकार की कोई विधि पहले से बना रखी है तो उस विधि का पालन करना किसके लिए जरूरी है? राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। जैसे अभी इस संबंध में संसद ने जो कानून पारित कर रखे हैं उनका पालन करना जरूरी है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां वे नहीं होती हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होती हैं। कहने का मतलब है कि मूल संविधान में सिचुएशन ये है थी कि अन्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों में क्या है? अंतर होता है।
ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए, इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर 1993 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। कहने का मतलब ये है कि 2 अक्टूबर 1950 से लेकर 2 अक्टूबर 1993 तक भारतीय निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 16 अक्टूबर 1989 को जिन दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, उनकी नियुक्ति को 1 जनवरी 1990 को समाप्त कर दिया, क्योंकि 1989 से 1990 तक अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसके बाद में 2 अक्टूबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था, और उस अध्यादेश के जरिए भारत के निर्वाचन आयोग को विधिक रूप से बहुसदस्यीय बनाया, मतलब एक से अधिक सदस्य बनाए। और उसमें क्या प्रावधान किया गया? इस अध्यादेश में प्रावधान किया गया कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रखे गए, और ये परंपरा आज तक बरकरार है। अभी भी अपने निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कुछ समय बाद ये जो 2 अक्टूबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, उस अध्यादेश को अधिनियम का रूप दे दिया गया। देखो, राष्ट्रपति जब भी कोई अध्यादेश कानून के रूप में जारी करता है, उसको यदि बहुमत से बिल के रूप में पार्लियामेंट पारित कर देती है तो वो परमानेंट कानून बन जाता है। तो जो 2 अक्टूबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया था, आज ये बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग एक अधिनियमित व्यवस्था है। इसके लिए भारतीय संसद ने जो अधिनियम पारित किया, वो अधिनियम आपके सामने इस स्लाइड में है। उस अधिनियम को नाम दिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993। अब देखो, इस अपने को बहुत सारी चीजें देखनी है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आप पढ़ोगे कि भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो 6 साल या 70 वर्ष की आयु तक, या राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो है वो 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जाता है। ऐसी कोई भी चीज यदि आपको पता चलती है तो ये सारी चीजें, जैसे निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें क्या होंगी, उनकी योग्यता क्या होंगी, किन आधारों पर हटाया जा सकता है, और कौन से आधारों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर उसे हटाया जा सकता है, वो अपना त्यागपत्र किसको देगा। ये सारी चीजें जो अपने को देखनी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1993 में आपको मिलेगा। फिर देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को ये जो अधिनियम है, इनमें समान अधिकार दिए गए। देखिए, यहाँ इसमें मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में जो बात थी, अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां वे नहीं होती हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होती हैं। ये अनुच्छेद 324(2) का विश्लेषण है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस अधिनियम के बाद में 1993 के बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार जो है वो सम्मान कर दिए गए, और इसमें ये व्यवस्था की गई इस अधिनियम में कि आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, और यदि किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो आयोग अपना निर्णय बहुमत से लेगा। आयोग अपना निर्णय बहुमत से लेगा। सर्वसम्मति का मतलब है कि सभी सदस्यों की एक राय से ये निर्णय लिया जाएगा। और मान लो कि किसी मसले पर या मामले पर सभी की जो राय है वो एक नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये बहुमत से अपना फैसला लेंगे। फिर देखिए, तो पहले में मैंने आपको बताया कौन से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर है। दूसरे में मैंने आपको बताया निर्वाचन आयोग के गठन की बात बताई, और तीसरे में मैं आपको बता रहा हूं कि अनुच्छेद 324 के तीसरे क्लॉज में हम चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। तो देखो, जब तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी तब तक अध्यक्ष का सवाल नहीं था। लेकिन यदि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय, जैसे अभी वर्तमान में एक मुख्य तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से इसका निर्माण होता है, तो ये अनुच्छेद 324(3) में ये उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन आयोग में यदि कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है, चाहे वो एक अन्य निर्वाचन आयुक्त हो या एक से अधिक अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो 324(3) में निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये बात कही गई है। फिर देखिए, आर्टिकल 324(4) में
आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई है। तो देखो, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात विधान परिषद के लिए प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324(1) में सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए उसकी सहायता हेतु उतने प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा जितनी की वह आवश्यक समझे। देखिए, यहाँ आयुक्तों की नियुक्ति, तो देखो, पहली बात तो इन आयुक्तों की नियुक्ति आर्टिकल 324(1) में अभी मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानमंडलों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। इस हेतु जब भी इनका चुनाव होता है तो राज्यों में इनकी मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रपति को जितनी संख्या में राज्य निर्वाचन आयुक्तों की या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की आवश्यकता महसूस होती है, उन प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसी नियुक्तियां विशेषतः कब करेगा? तो देखिए, यहाँ ये बात है, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसके चुनाव से पहले। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा ये दो शब्द तो ऐसे हैं क्योंकि इनका चुनाव एक साथ होता है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से जस्ट पहले राष्ट्रपति उतने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा जितना वो आवश्यक समझे। लेकिन यहाँ देखिए, साधारण, अब यहाँ देखो, विधान परिषद के चुनाव की जब बात आती है तो देखो, यहाँ राज्यसभा शब्द नहीं है। खास बात यह है कि 3 शब्द आए हैं। देखो, लोकसभा के चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले और विधान परिषद का चुनाव जब पहली बार होता है उससे तुरंत पहले राष्ट्रपति को उतनी संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करनी होती है जितने की वो आवश्यक समझे। इसके बाद में आपको पता है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल से बदले जाते हैं। जैसे विधान परिषद के सदस्य 6-6 साल के लिए आते हैं, तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों के अलावा बाकी सदस्यों का अलग-अलग तरीके से चुनाव होता है, अलग-अलग अनुपात में। तो उनका चुनाव करवाने के लिए हर 2 साल से जो सीटें बदली जाती हैं, उनके चुनाव से जस्ट पहले भी राष्ट्रपति आवश्यक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि देखो, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ राज्यसभा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो 12 सदस्य राज्यसभा के मनोनीत होते हैं। इसके अलावा सभी सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से होते हैं। इसलिए उनके चुनाव में ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं होता है। इसलिए देखो, 324(4) में कौन सी चुनावों से पहले, सवाल की भाषा ये बन सकती है, कौन सी चुनावों से पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद तथा राज्यसभा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव से जस्ट पहले आर्टिकल 324(4) में ऐसी जिम्मेदारी किस पर नहीं है? राष्ट्रपति पर नहीं है। फिर यहाँ देखो, अगली बात देखिए, अनुच्छेद 324(5) में क्या लिखा गया है? निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि। यहाँ देखिए, अपन राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो निर्वाचन आयुक्त में कौन आ जाएंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों में कौन आ जाएंगे? जिनकी अभी जो मैंने बताया, इन चुनावों से पहले, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनावों से पहले जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनकी सेवा शर्तें और पदावधि क्या होगी, इस संबंध में चर्चा की गई है। तो देखो, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि वह होंगी जो राष्ट्रपति नियम बनाकर तय करेगा। तो यहाँ सवाल ये ध्यान में रखना है कि निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का पावर या शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दूसरी बात, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ देखिए, अभी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों को हटाने के मामले में कोई विशेष व्यवस्था या विशेष तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात आती है तो उसको किन आधारों पर हटाया जा सकता है? तो वही आधार जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जाता है? असमर्थता और सिद्ध कदाचार। मतलब या तो वो काम करने में सक्षम नहीं रह गया है, या सिद्ध कदाचार का मतलब ये है कि कदाचार के आधार पर उस पर कोई आरोप लगाया गया है और वो साबित हो गया है।
तो इस आधार पर उसे हटाया जा सकता है। रीति का मतलब क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया से। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 124 में, उसी रीति से किसको हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। लेकिन विशेष ध्यान आपको रखना है कि निर्वाचन आयोग में न्यायाधीशों की रीति से केवल और केवल किसको हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। बाकी किसी पर महाभियोग की रीति अपनाना जरूरी नहीं है, या बाकी जो सदस्य हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये देखिए, अन्य निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर सीधा राष्ट्रपति हटा सकता है। कहने का मतलब दो अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त जो भी हैं, उनके मामले में यदि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे कि इस व्यक्ति को या इस सदस्य को हटा दिया जाए, तो बिना किसी प्रोसेस के उनको हटाया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों को उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकते। तो देखिए यहां भी वही बात है, जैसे दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको ये प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है कि उनकी नियुक्ति के बाद उनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें कोई कटौती की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये अनुच्छेद कोई बात नहीं करता। लेकिन यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ये प्रोटेक्शन दे रहा है। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या है कि उनके वेतन भत्तों आदि में या फैसिलिटीज में कटौती नहीं की जा सकती, बढ़ोतरी की जा सकती है। अलाभकारी का मतलब होता है कटौती वाला परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये प्रोटेक्शन भी केवल और केवल इस आर्टिकल में किसको है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आर्टिकल 324 के 6 क्लॉज में क्या बात है? निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी वृंद या स्टाफ को उपलब्ध करवाना। तो देखिए भारतीय स्तर पर या आखिर राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का आयोग, जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, तथा उनकी मदद के लिए राज्यों में जो प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, उनको अपना कामकाज करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में कर्मचारी वृंद, ये हिंदी का शब्द है, और स्टाफ अंग्रेजी का शब्द है। जिस स्टाफ की आवश्यकता होती है वो स्टाफ उन्हें कौन उपलब्ध करवाएगा? तो देखो निर्वाचन आयोग, देखो ये है निर्वाचन आयोग क्या, निर्वाचन आयोग अनुरोध करे। देखो जब जब भी निर्वाचन आयोग, मतलब इनमें से निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्य या प्रादेशिक आयुक्त में से कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी, अब देखो ये निर्वाचन आयोग जो है किससे अनुरोध कर सकता है स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए? तो एक तो राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है कि स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा किससे अनुरोध कर सकता है? राज्यपाल से अनुरोध कर सकता है कि मुझे इतना स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए। और यदि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल से इस प्रकार का अनुरोध करता है तो अपेक्षित संख्या में स्टाफ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी जो है वो किसको सौंपी गई है? ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को। लेकिन किन मामलों में ये लोग स्टाफ मांग सकते हैं? तो ये केवल उन्हीं कार्यों की पूर्ति के लिए स्टाफ की मांग कर सकते हैं जो निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 324(1) में सौंपी गई है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानमंडलों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नामावली तैयार करने, उनका संचालन करने, उनका अधीक्षण करने, उनका निर्देशन करने और उनका नियंत्रण करने के लिए जितने स्टाफ की आवश्यकता होती है वो स्टाफ इन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर देखें आर्टिकल 325 में जो मेन चीज डिस्कस की गई है वो है निर्वाचक नामावली के लिए अपात्र न होना और विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। इसका मतलब क्या है? देखो कोई भी व्यक्ति अगर भारत की विधि के तहत वो एडल्ट है, वयस्क हो गया है, मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज किया जाना चाहिए, तो उसे अपात्र नहीं माना जाएगा, उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी विशेष आधार पर किसी विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल करने का दावा करे। ये दोनों चर्चाएं, मतलब कोई व्यक्ति निर्वाचन नामावली के लिए अपात्र नहीं है और कोई व्यक्ति विशेष नामावली में नाम दर्ज करवाने का दावा नहीं कर सकता। तो इस संबंध में देखो इस आर्टिकल में क्या है, ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 325 में धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग, टोटल 4 आधार हैं। इन चारों में से किसी के भी आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। देखिए यहाँ बात ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी व्यक्ति को ये देखना निर्वाचक नामावली के लिए अपात्र न होना तो अन्य आधारों पर हो सकता है। पार्लियामेंट अन्य किसी आधार पर कोई कानून बना के यदि किसी व्यक्ति में
किसी विशेष योग्यता का अभाव है तो उसका निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करने से मना किया जा सकता है। लेकिन भारत के किसी नागरिक को इन चारों में से किसी आधार पर धर्म, ये रटना आपको, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता या उसे अपात्र नहीं माना जा सकता। या दूसरी बात, इन्हीं चार आधारों पर कोई भी व्यक्ति जो है वह धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर यह नहीं कह सकता कि मेरा विशेष निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज किया जाए, इस बात का दावा भी नहीं कर सकता। फिर देखिए नीचे लिखा है संसद के प्रत्येक सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, या किसी राज्य के विधानमंडल, ये विधानसभा और विधान परिषद, या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। ये बात ध्यान में रखिए, इस अनुच्छेद के तहत साधारण निर्वाचक नामावली किसके लिए होगी? संसद के प्रत्येक सदन के लिए, मतलब लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग होगी, राज्यसभा की वोटर लिस्ट अलग होगी, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग होगी और विधान परिषद की वोटर लिस्ट अलग होगी। और ये प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है वार्ड। जैसे एक सांसद का जो क्षेत्र है वो सांसद वार्ड है, विधायक का जो क्षेत्र है वो विधायक वार्ड है, ये इस हिसाब से तो वार्ड वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर देखिए, और उनमें केवल मूलवंश, धर्म, जाति और लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति से ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, और न ही ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का इनमें से किसी के द्वारा दावा किया जा सकता है। ये वही बात है कि इन चार आधारों पर किसी व्यक्ति का, सीधी सी बात है कि इन चार आधारों पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अपात्र नहीं माना जा सकता, चार में से किसी आधार पर। और इन चार में से किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति विशेष निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने का दावा नहीं कर सकता। फिर देखिए आर्टिकल 326 में, अनुच्छेद 326 जो है वो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो देखो, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जो चुनाव होंगे वो किस पर होंगे? वयस्क मताधिकार पर होंगे। कहने का मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो जनता प्रत्यक्ष करेगी, और जो वयस्क मतदाता, जो लोग मतदाता सूची में नाम रखते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन से लोग। तो देखो, पहली बात तो ये कि मताधिकारी वो होंगे जिनकी 18 वर्ष की आयु है और जिनका मतदाता सूची में नाम है। परंतु इस अनुच्छेद के तहत कुछ कैटेगरीज ऐसी बनाई गई हैं जिनमें लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया है। तो देखिए, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। पहला बात, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किसका होता है? लोकसभा और विधानसभा का। कहने का मतलब है कि बाकी जैसे अभी अपन राज्यसभा और विधान परिषद या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वयस्क मताधिकार का आधार नहीं है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर केवल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे। ठीक है, वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा समुचित विधानमंडल, मतलब सरकार द्वारा बनाई गई विधि के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह ऐसे निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर्ड मतदाता होने का हकदार होता है। कहने का मतलब उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अधिकार होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से किन आधारों पर रोका जा सकता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो कोई अनिवासी, नॉन रेजिडेंट है, चित्त विकृत, अनसाउंड है, जो दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य घोषित किया गया, तो ऐसे व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का हक नहीं होगा। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, इसी में दिया हुआ है कि शासन करने वाले प्रतिनिधियों, ये आप सामान्य शासन करने वाले प्रतिनिधियों के चयन या चुनाव का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही ये निर्णयजन विधि से संबंधित अधिकार है। कहने का मतलब वोट डालने का अधिकार जो है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, और निर्णयजन विधि का मतलब है कि इस संबंध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक कोई जजमेंट नहीं दिए। निर्वाचन प्रतिनिधियों को हटाने या वापस बुलाने के अधिकार के संबंध में विधानमंडल विधि बनाने के लिए सक्षम है। कहने का मतलब जिन लोगों का, निर्वाचन प्रतिनिधियों का मतलब है जिन लोगों का हमने चुनाव किया है उन्हें हम हटाने या बुलाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ये अधिकार हमारा सरकार द्वारा या विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही है। यदि सरकार हमें किसी कानून के जरिए जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर गया है उसको वापस हटाने का अधिकार है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा?
राज्य सरकार या समुचित विधानमंडल या उससे संबंधित किसी सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही हमें सक्षम करेगा। यहाँ देखिए, ये इस आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के संबंध में आपको एक बार रीडिंग मारनी है इसकी। इसमें ये बताया गया है कि वर्तमान में यदि किसी भी प्रभावी अनुसूचित जाति आदेश के अधीन एक बार अनुदान समुदाय के सभी सदस्यों को संपूर्ण राज्य में अनुसूचित जाति घोषित किए जाने के पश्चात पुनः सरकार उक्त आदेश में संशोधन नहीं कर सकती। कहने का मतलब, लोगों के जिस वर्ग को या जिस समुदाय को एक बार अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया है, उसमें सरकार दोबारा उस किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। या यूं कह सकते हैं, एक बार जिस वर्ग को एससी का, जिस व्यक्ति को एससी वर्ग का घोषित कर दिया, उसे वापस चेंज नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति आदेश में किसी विशिष्ट समुदाय को अंतर्विष्ट करने या उस समुदाय को आदेश की परिधि से बाहर करने के लिए कोई भी जांच नहीं की जा सकती। यदि कहने का मतलब है कि देखो, सरकार ने एक बार घोषणा करके किसी वर्ग को एससी कैटेगरी में डाला है, तो उसकी किसी विशेष आदेश द्वारा जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 341 के सिवाय, देखो अनुच्छेद 341 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनके अलावा अनुसूचित जाति आदेश के स्पष्ट प्रभाव को रूपांतरित करने वाली कार्यवाही अविधिमान्य होगी। तो देखो, अनुसूचित जाति आदेश रूपांतरित का मतलब होता है बदलना। तो देखो, कहने का मतलब है कि यदि अनुसूचित जाति से संबंधित आदेश को बदलने की जो शक्ति है, वो केवल और केवल किस अनुच्छेद में है? 341 में। तो अनुसूचित जाति संबंधी आदेश का जो प्रभाव है, उसको मॉडिफाई करने के आधार केवल आर्टिकल 341 में है। आर्टिकल 341 के अलावा किसी भी आधार पर एक बार अनुसूचित जाति संबंधी जारी किए गए आदेश के प्रभाव को मॉडिफाई या रूपांतरित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार या सरकार को किसी भी वर्ग के सदस्यों को अनुसूचित जाति के लाभ से वंचित करने से संबंधित कोई जांच करने का अधिकार नहीं है। ये देखो, राज्य सरकार या न्यायालय अनुसूचित जाति के लाभ से वंचित करने से संबंधित कोई जांच करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब, किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के फायदों से अलग किया जाए, इस संबंध में न तो राज्य सरकार कोई जांच कर सकती और न न्यायालय कोई जांच कर सकता। समुचित विधान के द्वारा ही अनुसूचित जाति आदेश में अनुसूचित जाति की किसी प्रविष्टि से संबंधित संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एससी से संबंधित किसी प्रविष्टि या किसी विषय में किसी प्रकार का संशोधन करना है, तो वो संशोधन केवल और केवल समुचित विधान, कहने का मतलब केंद्र और राज्य सरकार में से जिसको शक्ति दी गई है, वही ऐसा कर सकती है। ये जजमेंट जो है वो पालघाट जिला थदान समुदाय संरक्षण समिति बनाम केरल राज्य के मामले में दिया गया। फिर देखिए, आर्टिकल 327 विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। देखो, विधानमंडलों के चुनाव, कहने का मतलब यह है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के मामले में प्रावधान बनाने की संसद की शक्ति क्या है? पहले 327 में चुनाव के मामले में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है, फिर 328 में राज्य विधानमंडल की शक्ति है। या कहने का मतलब केंद्र सरकार क्या शक्ति रखती है, इसका उल्लेख है 327 में, और राज्य सरकारें चुनाव के मामले में क्या प्रावधान कर सकते हैं, इस संबंध में उल्लेख है आर्टिकल 328 में। तो देखो, आर्टिकल 327 में जो दिया हुआ है वो क्या है? संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, संसद समय समय पर विधि बनाकर संसद के प्रत्येक सदन, देखो संसद के प्रत्येक सदन के मामले में भी विधि कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के निर्वाचन के संबंध में और उनसे जुड़े हुए विषयों के संबंध में नामावली तैयार करवाने, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने और ऐसे सदन या सदनों का समयक रूप से गठन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी विषय पर कानून बनाएंगे। कहने का मतलब कि सामान्यतया संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में वोटर लिस्ट तैयार करना और जो चुनाव क्षेत्र है उनका परिसीमन करना और उन सदनों का, कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये सदन है, इनका गठन सुनिश्चित करने के लिए जितने भी प्रावधान बनाने की शक्ति है वो सामान्यतः आर्टिकल 327 में किसको है? संसद को है। लेकिन मान लो कि किसी मामले, राज्य के किसी मामले में चुनावों को लेकर कोई प्रावधान पार्लियामेंट नहीं बनाती है, तो उस स्थिति में यह काम कौन कर सकती है? राज्य सरकार भी कर सकती है। कहने का मतलब जब तक संसद इन चुनावों के मामले में कोई व्यवस्था कर देती है, तब तक राज्य विधानमंडलों को ऐसा कानून बनाने की छूट नहीं होगी।
लेकिन अगर संसद ऐसा नहीं करती है तो इस संबंध में या निर्वाचन के मामले में राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। ये राज्य विधानमंडलों को छूट किस में दी गई है? आर्टिकल 328 में। देखिए आर्टिकल 328 में टाइटल से पता चल रहा है, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। देखो बात कंडीशन वही है, अगर 327 के तहत पार्लियामेंट चुनावों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है तब राज्य विधानमंडल बना सकता है। यदि किसी मुद्दे के ऊपर पहले से पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, व्यवस्था कर दी है, तो उस सिचुएशन में राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने की छूट नहीं है। तो देखिए 328 क्या कहता है, किसी भी राज्य का विधानमंडल उस राज्य की के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन से संबंधित या उनसे संबंधित सभी विषयों के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने, ऐसे सदन का समग्र रूप से गठन सुनिश्चित करने या ऐसे अन्य विषयों के संबंध में कोई उपबंध करने के लिए कोई उपबंध कर सकता है। कब? जब, ये देखिए, जब इस संबंध में संसद ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो आर्टिकल 328 के तहत 327 के तहत संसद चुनाव के मामले में मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और इसके अलावा सदनों का समयक रूप से उचित रीति से गठन सुनिश्चित करने संबंधी कोई भी कानून बनाने की शक्ति है संसद को है। और वो संसद संपूर्ण भारत के लिए केंद्र और राज्य विधानमंडलों के संबंध में ऐसा कर सकता है। लेकिन जब यदि किसी राज्य विशेष के संबंध में ऐसा पार्लियामेंट नहीं करती है तो राज्य की सरकार, यहां देखिए, एक तो राज्य सरकार के पास नामावली तैयार करने का अधिकार है, दूसरा उस सदन का समय गठन करने का अधिकार है। तो यहाँ एक शब्द नहीं आया, ये देखो, ये सवाल ध्यान में रखना है, परिसीमन। क्या है? परिसीमन। तो देखो परिसीमन का काम हर हाल में पार्लियामेंट ही करेगी। परिसीमन से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति राज्य सरकारों को नहीं है। राज्य सरकारों को आर्टिकल 328 में यदि पार्लियामेंट कोई उपबंध नहीं बनाती है तो उसी राज्य के संबंध में, जैसे राजस्थान के निर्वाचनों के संबंध में किसी प्रकार का उपबंध पार्लियामेंट नहीं किया है तो राजस्थान का विधानमंडल राजस्थान के लिए ही चुनाव से संबंधित प्रावधान कर सकता है। और वो प्रावधान भी केवल दो मामलों में, एक तो वोटर लिस्ट तैयार करने में और एक राजस्थान की विधानसभा का उचित रीति से गठन करने के मामले में। लेकिन यहाँ विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने का पावर राज्य विधानमंडल को नहीं है। परिसीमन का पावर केवल और केवल किसको है? पार्लियामेंट को है। ये ध्यान रखना है। यहाँ देखिए निर्वाचन नामावली और समय गठन, ठीक है। फिर देखो यदि संसद ने इस संबंध में कोई व्यवस्था कर दी है तो राज्य विधानमंडल को ऐसा करने की शक्ति नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए आर्टिकल 329 क्या कहता है? आर्टिकल 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अपवर्जन। कोष्टक में बात लिखी हुई, इसको गौर से देखेंगे, कौन से मामले हैं जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इससे क्या लगता है, देखो आर्टिकल 329 ये कहता है कि चुनाव के मामले में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि चुनाव के मामले में सामान्यतया न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 329 में वो कौन से मामले हैं जिनकी चुनौती दी जा सकती है, ये है। तो इसमें देखो दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु ये दिया गया है कि यदि अनुच्छेद 327 और 328 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल किसी ऐसी विधि का निर्माण करते हैं, तो देखो 327 में मैंने आपको बताया कि संसद निर्वाचन नामावली तैयार करने, सदनों का समय गठन करने और इसके अलावा परिसीमन करने से संबंधित कोई कानून या विधि का निर्माण करता है। या 328 के तहत राज्य सरकार अपने क्षेत्र के लिए किसी निर्वाचन नामावली को तैयार करती है या सदन का गठन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान करती है, ठीक है। तो ये दोबारा देखना, यदि अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 328 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल किसी ऐसी विधि का निर्माण करते हैं जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, तो उन्हें न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन यह है कि चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान केंद्र और राज्य सरकार या संसद और राज्य विधानमंडल करेंगे,
न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, सिवाय एक मामले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, और वो कौन सा है? वो है परिसीमन। तो आपको यहाँ केवल यही रटकर चलना है कि चुनाव संबंधी बाकी मुद्दों को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन परिसीमन संबंधी मामले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात देखो क्या है, संसद के प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, किसी राज्य की विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य प्रत्येक सदन के लिए किसी निर्वाचन को ऐसी निर्वाचन अर्जी के आधार पर ही प्रसन्नगत किया जा सकता है जो इस हेतु निर्धारित किए गए पदाधिकारी या निर्धारित की गई रीति से प्रस्तुत की गई है, तथा ऐसा किया जाना विधानमंडल द्वारा पारित विधि के अधीन होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में किसी भी सदन के सदस्य के चुनाव से संबंधित कोई भी चुनौती है वो तभी दी जा सकती है जब देखो क्या दिया गया है, विधानमंडल द्वारा पारित विधि में उसकी व्यवस्था दी गई है। पहली बात तो कानून ऐसा करने की इजाजत देता है तभी चैलेंज किया जाएगा। दूसरा, कानून इजाजत देता है तो अस्त व्यस्त या अपनी मर्जी से चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये देखिए, निर्धारित पदाधिकारी को, जो पदाधिकारी फिक्स किया गया है उसी को चैलेंज किया जाएगा, और जो रीति निर्धारित की गई है उस रीति का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए आगे इसमें आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उनका कार्यकाल। यहाँ देखिए आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन 1950 से लेकर 58 तक ये रहे। उसके बाद में इस लिस्ट में आपको दूसरा नाम ये देखना, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं तथा ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं, और न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता भी इन्होंने की है। फिर इसके बाद में यहाँ देखो आपको इन सब के नाम ध्यान में रखने हैं। अब ये लिस्ट दी गई है, इसका आपको देखने का तरीका क्या है? अभी देखो भारत में वर्तमान में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है 15 मई 2022 से। यहाँ अगर आप छोटी एग्जाम दे रहे हो जैसे कांस्टेबल है, टीचर है, तो ऐसी सिचुएशन में भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त या प्रथम निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब की गई, ये डेट पूछी जा सकती है। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, न्यूनतम कार्यकाल किसका है, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, या वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब की गई। बीच वालों की नियुक्ति देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा, अगर थोड़ा सा आप देखना चाहते हैं तो इसमें अगर अपन मध्यम दर्जे की परीक्षाएं देते हैं तो उनमें ये 25 नाम दिए हुए हैं, उनको केवल रीड आउट करना है, रटना नहीं है। तो वहां दूसरी टाइप का सवाल यह आता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन नहीं किया गया है, नियुक्ति नहीं दी गई। तो इनमें से दिया हुआ होगा, और चौथा कोई और नाम डाल दिया जाएगा। तो कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे, इस भाषा में सवाल पूछते हैं, तो इनको रटना नहीं है आपको, केवल इनमें ये देखना है कि कौन कौन लोग जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। फिर अगर आरएस जैसी बड़ी परीक्षा की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी 4 या 5 नाम उठाकर दे दिए जाते हैं। फिर नीचे ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन है, मतलब इनमें से कौन सा क्रम है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का क्रम रहा है। तो वहां थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप जिस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से आप देखेंगे। पहला, छोटे लेवल के लिए आपको केवल नाम देखने हैं। दूसरा, मध्यम दर्जे के लिए आपको क्या करना है कि कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा है, कौन नहीं रहा है। तीसरा थोड़ा टिपिकल होता है कि इनकी नियुक्ति का क्रम पूछ लेते हैं। तो ये 3 तरीके के सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट सवाल का जो तरीका इसके नीचे दिया गया है वो देखो, मुख्य सवालों में पहला सवाल है, भारत सबसे ज्यादा रिपीट यही हुआ है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जैसे अभी राजीव कुमार है, तो जब जब भी पूछा है जो व्यक्ति रहा है उसका नाम इंपॉर्टेंट रहा है। दूसरा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के पहले, दूसरा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। तीसरा, भारत की पहली एवं एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, वीएस रमा देवी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आज तक भारत में एक ही महिला जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त रही है, वीएस रमा देवी। देखो ये भारत का, जैसे अभी 25 चुनाव आयुक्त मैंने आपको बताए हैं, तो उनमें से 9वें नंबर पे जिसको नियुक्ति मिली है वो है वीएस रमा देवी, और ये 26 नवंबर 1990 से
11 दिसंबर 1990 तक सदस्य रही। ये आगे वाली लाइन जो है ये बीच में से कट के आ गई है, ये नीचे वाले में अपन राज्य निर्वाचन आयोग में देखेंगे। ये जो पार्ट है ये इसका हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन है? रमा देवी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में अपन राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में देखेंगे।